नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में योग के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसने पूरे राज्य में एक सकारात्मक और ऊर्जावान माहौल का संचार किया। इन आयोजनों का मुख्य केंद्र राजधानी देहरादून रहा और आपको बता दें कि जहां पर पुलिस लाइन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस महत्वपूर्ण अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को और भी विशेष बना दिया। उनकी उपस्थिति ने योग के वैश्विक महत्व और भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को रेखांकित किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बड़ी संख्या में योग प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी उपस्थित लोगों ने एक साथ विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया, जिससे सामूहिक ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। योग का अर्थ जोड़ना। योग का अभ्यास व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना है और स्वस्थ बनाता है। इसी प्रकार ये एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ना काम भी कर रहा है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ और आपको बता दें कि जिसमें 8 देशों के राजदूत शामिल हुए। आयुष विभाग के अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री इन विदेशी प्रतिनिधियों से निवेश पर चर्चा करेंगे। हरिद्वार में भी आज एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें उद्योग, कृषि, पर्यटन और आयुष विभाग मिलकर उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने के प्रयासों पर जानकारी साझा करेंगे। उधर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चमोली जनपद के थराली नगर पंचायत स्थित रामलीला मैदान में नगर पंचायत के तत्वाधान में योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा, नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत समेत विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और विभिन्न दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने योगाभ्यास किया है। और शिविर में योग गुरु गंभीर रावत और दर्शन शाह ने योग के माध्यम से शरीर को निरोगी बनाने और योग की महत्ता बताते हुए योगाभ्यास कराया। साथ ही आपको बता दें कि वहीं विधायक टमटा ने कहा कि योग हमारी संस्कृति और ऋषि परंपरा से जुड़ा है और आज योग दुनिया के कोने कोने में ख्याति प्राप्त कर चुका है। राजकीय इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक, छात्र छात्राएं और दिनेशपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष मनजीत कौर, मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल, गदरपुर विधानसभा और सैकड़ों लोगों ने सुबह 6 बजे योग अभ्यास किया। योग प्रशिक्षण डॉक्टर रंजना दुबे ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी प्रकार के योग का अभ्यास करवाया और योग से संबंधित पूर्ण जानकारी दी। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि विगत कई वर्षों से ये योगा दिवस मनाया जा रहा है। 2015 से स्टार्ट हुआ था, तब से मनाया जा रहा है। उससे पहले हम लोग 2012 से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट योगा सेमिनार लगा के हम लोग दोनों सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से पीएम जी का, सीएम सर का और अपने योग गुरु बाबा रामदेव जी का धन्यवाद दिल से करना चाहती हूँ कि इस योग को यहाँ से लेके और ऊपर तक पहुँचाने तक उन्हीं की जिम्मेदारी थी और साथ में हमारा सहयोग भी है उसमें थोड़ा सा, कि हम सबको जागरूक कर रहे हैं योग के प्रति। तो योग एक चीज और है कि ये एक दिन का योग नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जसपुर नगर क्षेत्र में अनेकों स्थान पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें नगर के बच्चों, युवाओं, पुरुष, महिलाओं ने योग किया। जसपुर नगर के पुरानी सब्जी मंडी चौक पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज कुलदीप प्रधान के
राइस मिल ग्राउंड, धर्मशाला मंदिर प्रांगण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में योग गुरुओं द्वारा योगाभ्यास कराते हुए योगा के महत्व को समझाया। तो वहीं इस बार योग दिवस पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का कार्यक्रम जारी हो गया है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हुई। 2 चरणों में पंचायतों के चुनाव होंगे। प्रथम चरण की नामांकन की प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी। उधर गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुक्रवार शाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम धामी ने सभी विदेशी राजनयिकों और सुप्रसिद्ध योगाचार्य का स्वागत किया। उन्होंने इस दौरान सभी को प्रतीक चिन्ह और उत्तराखंडी टोपी देकर सम्मानित किया। सीएम धामी ने मैक्सिको, फिजी, नेपाल, सूरीनामा, मंदोलिया, लातविया, श्रीलंका और रूस के उपस्थित राजदूत और अन्य उच्च अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड योग आयुष वैश्विक राजधानी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में और आग्रह पर पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अब सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में बलवंत सिंह जो है तड़ियाल ने 21 पनवाघ्योदखन सीट से जो है जिला पंचायत प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी की है। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की जो है मेरी प्राथमिकता रहेगी, ऐसा कहा है। घर जाकर के लोगों की पीड़ा को सुनो, क्योंकि क्षेत्र की जो समस्या घर घर जाकर के उनसे पूछूंगा, लोगों से यार तुम्हारी समस्या क्या है, उस समय का पूरा समाधान करूंगा। और साथ में मैं अपने विधायक जी को खुद यहाँ पर लेके आऊंगा कि विधायक जी ये मेरे भाई की समस्या, ये मेरी हिजा की समस्या, ये मेरे भाई के ये मेरे ताऊ जी की, ये मेरी बहन की समस्या, उसको पूरा उसका समाधान करूंगा धरातल पर रह करके। क्योंकि मैं लगातार अपने क्षेत्र में पूरे भाई बहनों के साथ हमेशा दुख सुख में इनके साथ रहता हूँ, इसलिए मुझे इनकी चिंता होती है। और जो भी इनके जो है समाधान के लिए जो भी व्यवस्था बनेगी मैं पूरी कोशिश करूंगा। अपनी भारतीय जनता पार्टी से मैं अधिकृत। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। प्री मानसून की वजह से बारिश का दौर शुरू हो गया है। बारिश से जो है जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग बाधित होता है और जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव पंकज पांडे ने कहा कि विभाग ने आपदा से निपटने के लिए बीआरओ एनएचएआई से मशीनों की लिस्ट मांगी है, जिससे भूस्खलन होने पर तुरंत सड़कों को खोला जा सके। प्रदेश में क्योंकि बारिश प्री मानसून का जो बारिश है वो होना शुरू हो गया है। हमारी टीम भी पूरी एक्टिवेटेड है और जहां पे भी हमें खबर मिलती है कि कोई रोड पे कोई मलबा आ गया है, इमीडिएटली मशीन भेज के उसको हम लोग चालू कर रहे हैं।
और प्रयास यही रहता है कि जो जन सामान्य है उसको कम से कम असुविधा हो और रोड कम से कम समय के लिए बंद हो। उधर प्रदेश में इस बार मानसून के समय से पहले आने की संभावना है। आपदा के लिहाज से उत्तराखंड हमेशा संवेदनशील रहा है। इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि 30 जून को आपको बता दें कि कई जगहों पर बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं के बाद बंद हुई सड़कों को जल्द से जल्द कैसे खोला जाए, इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर अधिकारी और कर्मचारी काम करेंगे। सभी संबंधित लोगों को मशीनों के संचालन की ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए, मानसून आने वाला है और मानसून के पूर्व जो तैयारियां की जानी होती हैं उसके बारे में बहुत ही विस्तृत दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से और चीफ सेक्रेटरी सर के स्तर से जारी किए गए हैं। हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं जनपदों के साथ में। जो जोर दिया गया है इस बार की जो आपदा के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना, वो हम लगातार कर रहे हैं। जो उपकरण आपदा से डील करने के लिए हमारे पास होने चाहिए हैं, वो सारे उपकरण को रखरखाव करने के लिए, सबको सत्यापित करने के लिए, देखने के लिए एक बार लिस्ट बना के देख लें और सभी प्रकार के उपकरणों का लोगों को विधिवत चलाने का अभ्यास करा लें, ताकि जब कभी आवश्यकता पड़े हम उपकरण का सदुपयोग कर सकें। अगर जनपद में किसी प्रकार से उपकरण खरीदने की आवश्यकता है तो उपकरण। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं देहरादून से। बड़ी खबर है, मानसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है और आपको बता दें कि बारिश के साथ समय पर मानसून पहुंचा है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मानसून से जुड़ी हुई। ज्यादातर इलाकों में बारिश जारी है। भारी बारिश का अलर्ट भी यहां पर किया गया है और हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में नहीं पहुंचा मानसून, यहां पर नहीं पहुंचा है। उसमें केरल में बीते 24 मई को मानसून पहुंचा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से मानसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। बारिश के साथ मानसून पहुंचा है। ज्यादातर इलाकों में बारिश लगातार जारी है। भारी बारिश का अलर्ट पहले से ही मौसम विभाग ने दे दिया है। उधर उत्तराखंड में मानसून के चलते नगर निगम ने शहर के मुख्य नालों और नदियों की सफाई करनी अभी से शुरू कर दी है। शहर की रिस्पना, बिंदाल और छोटी बिंदाल नदी सहित कई मुख्य नालों की सफाई का अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसकी जानकारी देहरादून नगर आयुक्त नमामि बंसल ने दी है। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रमुख नदियां और बड़े नाले हैं जिनमें 46 चिन्हित करते हुए नगर निगम ने जनवरी से ही साफ सफाई का काम शुरू कर दिया था। जितने भी हमारी प्रमुख नदियां हैं और जितने भी बड़े नाले हैं 46 चिन्हित करते हुए नगर निगम ने जनवरी से ही इनकी सफाई का कार्य शुरू किया था और अब तक लगभग 17,000 मीट्रिक टन से अधिक कूड़ा यहां से उठाया जा चुका है। कूड़ा, सिल्ट, सभी चीजें, और अभी भी लगातार ये काम जारी है। इसके अलावा जो हमारी आंतरिक मार्गों की नालियां हैं उनमें भी सफाई का कार्य कराया जा रहा है लगातार। इसके अलावा काफी सारे नालों पर अतिक्रमण को लेकर भी नगर निगम ने कार्रवाई की है, जिससे कि बरसात के समय में उनमें अवरोध की स्थिति उत्पन्न होते हुए जलभराव न हो। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के चलते ट्रैफिक बाधित हो रहा है, जो अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि यात्रा में आए श्रद्धालु अक्सर घूमने के लिए आसपास के क्षेत्र जैसे मसूरी, ऋषिकेश का भी रुख कर लेते हैं और जिसके चलते अक्सर वीकेंड का पर राजधानी देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। आप देखिए, जिस तरह से राजधानी होने के कारण और टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पर अत्यधिक हैं, अलग अलग विभिन्न स्थानों में, खासकर मसूरी, ऋषिकेश या अन्य जो यहाँ से चारधाम की यात्रा भी जाती है और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है जो देहरादून से होके जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर यातायात को देखा जाए तो एक यात्रियों के लिए जो बाहर के टूरिस्ट है, कहीं ना कहीं वो इसकी कंप्लेन करते हैं कि उनको काफी समय लग जाता है। और जिस तरह से व्हीकल के पॉपुलेशन बढ़ा है, संख्या बढ़ी है, देखा जाए तो
उधर पूर्णागिरी मार्ग में बाटनागढ़ नाले की दलदल में फिसलने से जो है एक व्यापारी की मौत हो गई। प्रशासन की टीम ने एसडीएम आकाश जोशी के नेतृत्व में रेस्क्यू अभियान चलाया और मौके पर डॉक्टर मानवेंद्र शुक्ला ने जांच के बाद व्यापारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं अस्पताल ने आपदा राहत कोष से मृतक के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता का चेक भी दिया। बता दें कि 55 वर्षीय चंद्रपाल रोज की तरह नाश्ते और खाने का सामान लेकर मां पूर्णागिरी धाम क्षेत्र में गया था। उसी दौरान बाटनागढ़ में दलदल में और लैंडस्लाइड के पत्थरों को पार करने के दौरान फिसल कर गिर गया। और लगभग 4-5 हजार श्रद्धालु वहां फंस गए थे। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला के लगभग 5 हजार श्रद्धालुओं को बाहर निकाल लिया गया था। आज सवेरे दोपहर करीब 12 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि कोई व्यक्ति मूर्छित पड़े हुए हैं। तो मौके पे एसडीआरएफ, पुलिस, फायर, राजस्व और डॉक्टर की टीम के साथ हम लोग पहुंचे थे। तो वहाँ डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित किया। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लैंडस्लाइड इत्यादि में उनकी मृत्यु हुई है। सूचना मिलने के बाद हम लोग तुरंत घटनास्थल पे पहुंचे। वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम के द्वारा उनको रेस्क्यू करके लाया जा रहा था। रास्ते में ही मैंने उनको देखकर फिजिकल एग्जामिनेशन किया, जिसके बाद मैंने अपनी फाइंडिंग के आधार पर उनको वहाँ पर मृत घोषित किया। उसके बाद हम लोग उनको तुरंत सरकारी अस्पताल जनकपुर जिला चिकित्सालय में लेके आए और यहाँ पर भी डॉक्टरों के द्वारा इमरजेंसी में डॉक्टर साहब तैनात थे, उनके द्वारा देखकर मृत घोषित किए थे। चंद्रपाल जी इनका नाम है, 53 वर्ष के इनकी उम्र है। सकराली गेट कानपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यहाँ पर ये पराठे का भोजन का व्यवसाय करते थे। सूचना ये है कि श्रद्धालुओं और जो फंसे हुए लोग थे उनके पास भोजन सामग्री बनाकर लेके जा रहे थे। वापसी में ऐसी घटना को बताया जा रहा है। उधर केदारनाथ यात्रा में हर साल नए इतिहास रचे जा रहे हैं। उसी तरह इस साल भी 48 दिनों में केदारनाथ धाम यात्रा ने करीब 300 करोड़ का कारोबार किया है, जिसमें घोड़ा खच्चर संचालन से 67 करोड़ रुपए की कमाई की गई है और हेली सेवाओं से जो है 60 करोड़ का व्यापार हुआ है। तो वहीं इस साल यात्रा की कमाई 150 करोड़ रुपए के पार पहुंची है। निश्चित ही हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है और सभी केदार घाटी वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बार जैसे कि हम जानते हैं कि ये तीर्थ यात्रा यहाँ की लाइफ लाइन है, यहाँ की आर्थिकी से जुड़ी हुई है। और देखिए इस बार अभी 2 तारीख से यात्रा प्रारंभ हुई थी और आज 19 तारीख तक लगभग 300 करोड़ का जो है कि व्यवसाय वहां पर हुआ है, चाहे उसमें होटल व्यवसायी हो, चाहे उसमें खच्चर वाले हों, चाहे हेली सर्विसेज हो, चाहे प्रसाद विक्रेता हो। सभी को कहीं ना कहीं जो भी इस यात्रा से जुड़े हुए हैं उन हर व्यक्ति को जो है कि इसमें आर्थिकी का लाभ हुआ है। आर्थिकी से वो जुड़े रहें और आगे भी यात्रा अभी तो पहला पड़ाव है, बरसात के बाद और इसमें संख्या में बढ़ोतरी होगी। निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उस क्षेत्र के लोगों के लिए, वहां की आर्थिकी के लिए, कि वहां का रोजगार जो है कि वर्ष भर जो है सभी लोगों को यात्रा का इंतजार रहता है और इस यात्रा पर ही उनकी। उधर कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त मीटिंग हुई। 11 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के दौरान डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने पर चर्चा हुई है। रूट डायवर्जन को लेकर भी जो है अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। दोनों राज्यों में जगह जगह पुलिस चौकियों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये चौकियां किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्षम रहेंगी। इस साल से हमने एक नई पहल की है जिसमें हम ट्रैफिक लेवल पे भी इंटर स्टेट कांवड़ मीटिंग करते आएंगे। आज हमने शुरू किया और 2 दिन पहले हमने बिजनौर के साथ भी यही किया है। तो उत्तर प्रदेश के साथ हम लगातार कर रहे हैं और इसमें हमने ट्रैफिक को लेके काफी बिंदुओं पे चर्चा की है। वहाँ के एसपी ट्रैफिक, सीओ ट्रैफिक और लोकल एसएचओ और ट्रैफिक इंस्पेक्टर सभी आए थे। उधर जसपुर के एमपीएड बेरोजगार महासंगठन के कार्यकर्ता विधायक आदेश सिंह चौहान के निवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाते हुए उत्तराखंड सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा और विधायक को अपनी समस्याओं से रूबरू कराया। जितने भी हमारे विधायक सबको ज्ञापन दो।
सभी प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, बीपीएड और एमपीएड वाले। बीपीएड और एमपीएड वाले सब काशीपुर और जसपुर से एकत्र हुए हैं और ये विधायक जसपुर के जो हैं आदेश चौहान जी, इनको हमने अपना ज्ञापन सौंपा है नियुक्ति की मांग को लेकर। पिछले 20 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी उपेक्षा लगातार कर रही है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है इसको लागू कर दिया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में, प्राइमरी से लेके इंटर तक के विद्यालय में जो है शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। प्रत्येक विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षक नियुक्त किया जाए, लेकिन लगातार क्या है, सरकार हमारी उपेक्षा करे। सिर्फ हमें आज तक झूठे आश्वासन के अलावा हमें नियुक्ति कुछ नहीं मिलती। हम बाहर अधिकारियों को ज्ञापन दे करके वापिस आ जाते हैं। आज हम लोग अपनी उम्र सीमा भी पार कर चुके हैं। बीपीएड और एमपीएड अगले 20 सालों से, यानी पिछले 20 सालों से परेशान है और जो भी सरकार आती है बस आश्वासन देती है और भर्ती कोई करती नहीं है। फिर पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये धामी जी बोलते थे कि हमारी सरकार आने दो, हम आपको भर्ती करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। तो बस ये बीपीएड और एमपीएड बेरोजगार यही चाहते हैं कि धामी जी हमारी मांगे पूरी करें और सब उम्र के पड़ाव पे खड़े हुए हैं, इसमें 2 साल की छूट भी देनी चाहिए उनको। प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रवेश हो रहे हैं और अंतिम तिथि 25 जून है। बता दें कि अभिभावक अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर उत्साहित हैं। तो फिलहाल यह विद्यालय किशनपुरी इंटर कॉलेज के परिसर में चल रहा है। मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ यहाँ देहरादून में। जब से मेरे हस्बैंड खत्म हुए तब से मैं यहीं शिफ्ट हो गई हूँ। इससे पहले मेरे बच्चे वहीं पढ़ते थे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में देहरादून में। तो जब से यहाँ पे खुला, अगर पिछले साल खुला तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता, पर नहीं खुला था। इस बार खुला तो ट्राई कर रही हूँ। मेरी लड़की 4th में जाएगी और लड़का मेरा 1st में जाएगा। ये तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए और जो यहाँ के जो स्टेट अथॉरिटीज हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि क्षेत्र की जनता की पुकार पर इन्होंने स्कूल खोल दिया है। यहाँ बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ये केंद्रीय विद्यालय जाने जाते हैं और इन विद्यालयों से बच्चे का बहुत विकास होता है। इनको अच्छा एक्सपोजर मिलता है। पंजीकरण के लिए उपयुक्त जो दस्तावेज है उसकी सूची बाहर लगाई जा चुकी है और पेरेंट्स को या अभिभावकों को हम लोग लगातार उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये नए क्षेत्र में ही एक तरीके से केबी का शुभारंभ हुआ है। बेसिकली जो क्लास 1 to 5 के लिए मेन दस्तावेज है उसमें एड्रेस प्रूफ चाहिए। उसमें अगर कोई जाति से संबंधित है, SC, ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर से, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। मिशन इंटर कॉलेज रानीखेत में सांस्कृतिक समिति द्वारा कथक नृत्य प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ और मुख्य अतिथि डॉक्टर जया पांडे ने कथक को शास्त्रीय नृत्य शैली की महत्वपूर्ण विधा बताया है। इस अवसर पर बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। कथक प्रशिक्षण और प्रशिक्षित छात्राओं का ढोल दमाऊ अंग वस्त्र में उन्होंने कार्यक्रम किया। अभिभावकों का भी फोन आया था तो मैंने कहा कोई ऐसी रानीखेत सांस्कृतिक समिति द्वारा यहाँ की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए रानीखेत में कथक नृत्य प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है जो 7 दिन चलेगी और इसमें प्रशिक्षण देने के लिए भावनगर गुजरात से जो कथक गुरु हैं जिगर भाई भट्ट और साथ में डॉक्टर निष्ठा देसाई, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके संग 6 प्रशिक्षक और आए हुए हैं। वो सभी बच्चों। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।